हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। मैं हूं आशीष और आप देख रहे हो बायोलॉजी वाला। मैं आपके लिए लेकर के आया हूं आज एक इम्पोर्टेंट टॉपिक की वीडियो जो कि है लाइट रिएक्शन। आपको पता है फोटोसिंथेसिस का एक मेन टॉपिक है लाइट रिएक्शन, जिसमें कि आपको ये पढ़ाया जाएगा कि आपका जो प्लांट होते हैं वो लाइट को कैप्चर करके किस तरह से एटीपी में कन्वर्ट करते हैं और किस तरह से वाटर का ब्रेकडाउन होता है, वाटर टूट के ऑक्सीजन कैसे रिलीज करते हैं प्लांट। तो ये हमारा आज का टॉपिक रहेगा। छोटा सा टॉपिक है, पूरा कवर होगा। क्वेश्चंस कहाँ से पूछते हैं, क्या आता है, ये मैं बताऊंगा, समझाया जाएगा। तो आप पूरी वीडियो देखना और कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। थैंक यू सो मच। चलिए वीडियो को करते हैं शुरू। तो यह हमारा टॉपिक है लाइट रिएक्शन। सबसे पहले आप जान लीजिए एक बात कि क्लोरोप्लास्ट जो आपका होता है और वहाँ पर ये चलता है क्लोरोप्लास्ट के अंदर, और ग्रीन प्लांट्स के अंदर क्लोरोप्लास्ट में होता है। और अगर आप देखोगे तो जो बैक्टीरिया वगैरह होते हैं या फिर जो साइनोबैक्टीरिया होते हैं, वहाँ मेम्ब्रेन की कुछ फोल्डिंग्स होती हैं, क्रोमेटोफोर उन्हें बोलते हैं, वहाँ पर ये चलता होता है। तो ये मेम्ब्रेनस पार्ट में होता है लाइट रिएक्शन। अभी आप देखोगे कि मैं अगर बताऊं आपको कि मान लो ये आपका क्लोरोप्लास्ट है, तो इस क्लोरोप्लास्ट के दो पार्ट होते हैं। एक पार्ट आपका होता है ग्रैनम वाला, मान लो ये ग्रैनम है, ऐसे बना रहा हूँ, और बाहर की तरफ एक स्ट्रोमा वाला पार्ट होता है। तो स्ट्रोमा वाले पार्ट में कुछ एंजाइम्स होते हैं जो कि डार्क रिएक्शन में काम आते हैं, जो कि आपके फूड के सिंथेसिस में, स्टार्च के सिंथेसिस में काम आते हैं। वो वाले एंजाइम होते हैं यहाँ पर। कार्बन के एसिमिलेशन के, कार्बन फिक्सेशन के एंजाइम्स स्ट्रोमा में होते हैं, जबकि वाटर का ब्रेकडाउन अगर होना हो तो वो ग्रैनम में होगा। आपका स्प्लिटिंग ऑफ वाटर ग्रैनम के अंदर होता है, और आपका एटीपी के सिंथेसिस के लिए जो एंजाइम्स होते हैं वो आपके ग्रैनम में मिलते हैं। आपको पता होगा कि ग्रैनम जो है वो दो चीज़ों से, मतलब ग्रैनम जो है वो किससे मिलकर बनी होती है। ग्रैनम कुछ ऐसी सैक लाइक स्ट्रक्चर से मिलकर बनी होती है जो कि आप सामने देख रहे हो। मान लो इसको हम कहें कि ये थाइलेकॉइड है, और एक थाइलेकॉइड में एक मेम्ब्रेन होती है जो कि एक स्पेस को एनक्लोज करके रखती है। और ऐसी बहुत सारी थैलेकॉइड जब सिक्के के जैसे स्ट्रक्चर्स एक दूसरे के ऊपर रख के एक ऐसा स्ट्रक्चर बनाती हैं तो उसको ग्रैनम कहते हैं। ठीक है ना, तो ग्रैना या ग्रैनम कहते हैं। तो यहाँ पर आपको मैं एक बात बताने वाला हूँ। इसके थैलेकॉइड और जो ग्रैनम है इसमें दो हिस्से बन जाते हैं। एक तो आप ये देखेंगे जो एक्सपोज्ड पार्ट है उसको तो कहते हैं नॉन एप्रेस्ड रीजन। जो एक्सपोज्ड पार्ट होता है वो होता है नॉन एप्रेस्ड पार्ट, और जो दबा हुआ पार्ट होता है वो होता है एप्रेस्ड पार्ट। तो यहाँ इन दोनों का ही बहुत काम हम समझेंगे, एप्रेस्ड का भी और नॉन एप्रेस्ड का भी। और अभी हम अगला पार्ट जो पढ़ेंगे उसमें देखेंगे कि कैसे ग्रैनम की जो थैलेकॉइड्स हैं उनके अंदर किस तरह से लाइट का एब्जॉर्प्शन होता है और कैसे जो है वो एटीपी बनते हैं। ये वाला पार्ट हम समझने वाले हैं। मैं आपको बताता हुआ चलता हूँ। यहाँ पर आप इस डायग्राम को देखने की कोशिश कीजिए, समझिएगा। डायग्राम में आपको दिखेगा कि कुछ थैलेकॉइड्स बनी हुई हैं, और यहाँ पर आपको कुछ 4 पॉइंट नीचे लिखकर दिखाए गई हैं। एक तो लिखा है PS1 कॉम्प्लेक्स, यहाँ पर आप देख सकते हो। एक लिखा है PS2 कॉम्प्लेक्स। एक लिखा है CF0 CF1 कॉम्प्लेक्स, यानी ATP सिंथेज एंजाइम है ये आपका। और एक लिखा है साइटोक्रोम B6F कॉम्प्लेक्स। तो यहाँ 4 चीज़ें आपको लिखकर बताई गई हैं। ये 4 चीज़ें किस तरह से थैलेकॉइड की मेम्ब्रेन पर प्लेस्ड होती है, ये एक इम्पोर्टेंट सवाल है जो कि आपके पेपर में पूछा जाता है। ये चारों चीज़, क्योंकि इन चारों चीज़ों का काम आप आगे चलकर पढ़ोगे, क्या क्या काम कौन कौन कहाँ पर करता है। तो अभी आप देखो, पहले सबसे पहले जानना है कि कौन सी चीज़ किस जगह पर प्लेस्ड होती है। तो आप इस थैलेकॉइड को देखो, इसमें जो एक्सपोज्ड पार्ट होता है, मतलब जो नॉन एप्रेस्ड पार्ट होता है, उसमें आप देखोगे ध्यान से तो आपको जो एंजाइम है CF0 CF1 कॉम्प्लेक्स, यानी जो एटीपी सिंथेज है पिंक वाला, ये आपको बाहर जो एक्सपोज पार्ट है उस पर मिलेगा। ठीक है, अब आपको पता है कि जो दो थैलेकॉइड्स और दो ग्रैनम होती है वो आपस में स्ट्रोमा लैमेली से जुड़ी होती है। तो उस स्ट्रोमा लैमी वाले पार्ट पर भी आप देख सकते हो, यहाँ पर भी आपको एक्सपोज पार्ट में एटीपी सिंथेज एंजाइम मिलेगा, जिसकी 2 यूनिट है। एक यूनिट जो बाहर निकली हुई है वो CF1 है, जो अंदर वाली है वो CF0 है, CF0 है। दूसरा आप देखोगे ग्रीन वाला पार्ट, तो ग्रीन वाला है फोटोसिस्टम 1। इसमें भी आप नोट करने वाली बात है, जो एक्सपोज पार्ट होता है
उसी में ही फोटो सिस्टम 1 मिलता है। यानी आप देख सकते हो कि PS1 कॉम्प्लेक्स जो है वो केवल और केवल एक्सपोज यानी कि नॉन एप्रेस्ड पार्ट में ही मिलता है, जबकि आप देखो PS2 कॉम्प्लेक्स, इसको आप देख सकते हो, जो कि एप्रेस्ड रीजन में मिलता है। तो ये क्वेश्चन आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आता है पेपर में कि कौन कहाँ मिलता है, ठीक है ना। तो एप्रेस्ड रीजन में फोटो सिस्टम 2 मिलता है, नॉन एप्रेस्ड में मिलता है फोटो सिस्टम 1 और ATP सिंथेज एंजाइम, जबकि साइटोक्रोम B6F जो होता है, आप आगे चल के पढ़ोगे इसको, ये पूरा में डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, एक्सपोज में भी और नॉन एक्सपोज पार्ट में भी। तो ये क्वेश्चन क्रिएट होता है, ध्यान रखना। अब हम बात करते हैं इनकी PS1 और PS2 कॉम्प्लेक्स की। मैं आपको बता दूं, ग्रैनम जो थैलेकॉइड जो है उसकी जो मेम्ब्रेन है, उसमें देखो मेम्ब्रेन की स्ट्रक्चर सबने पढ़ी है, वहाँ प्रोटीन्स होती हैं आपको पता है, लिपिड होते हैं आपको पता है। तो मेम्ब्रेन के लिपिड और प्रोटीन्स के साथ में, वहाँ प्रोटीनों के साथ में एक्चुअली एसोसिएट होकर के पिगमेंट्स जो है, लाइट एब्जॉर्बिंग पिगमेंट्स जो होते हैं, वो उन प्रोटीनों के साथ एसोसिएट होते हैं और एसोसिएट होकर के आपका एक स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं, दैट इज कॉल्ड एज द फोटो सिस्टम, ठीक है ना। एंड फोटो सिस्टम हैविंग अ लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स टू, फोटो सिस्टम में आपका लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स भी होता है, जो मेन पिगमेंट्स जहाँ होते हैं एक्चुअली, दैट इज द लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स, और बाकी सारा कुछ मिला करके पूरे कॉम्प्लेक्स को हम फोटो सिस्टम कहते हैं। तो फोटो सिस्टम यहाँ पर 2 होते हैं, 2 और 1, फोटो सिस्टम 1 और फोटो सिस्टम 2। तो अभी हमने ये लोकेशन देख ली है, अब हम इन दोनों का काम पढ़ेंगे और किस तरह से आपकी लाइट का एब्जॉर्प्शन होता है वो सारा पार्ट पढ़ेंगे। 2 चीज़ आप यहाँ पढ़ोगे, साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन, नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन एंड ATP सिंथेसिस, केमियोस्मोटिक हाइपोथेसिस, वो मैं आपको समझाऊंगा। तो चलिए देखते हैं अगले डायग्राम में क्या है। पहले यहाँ पढ़ते हैं एक छोटी सी बात, यहाँ डेफिनेशन लिखी हुई है, यहाँ लिखा है कि लाइट एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी, ATP by the light harvesting complex PS2 and PS1 during the light reaction. Accessory photosynthetic pigments absorb light energy and transfer to the other pigments by the phenomenon of resonance transfer. तो यार ये एक भयंकर सवाल है, मैं आपको बता दूं, इसको मैं इंपॉर्टेंट है, काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है, मैं आपको समझाऊंगा कि क्या है। तो अभी अपन देखते हैं यहाँ पर। सबसे पहले आप देखो कि चाहे नॉन साइक्लिक हो चाहे साइक्लिक हो, दोनों तरह के फोटोफॉस्फोरिलेशन में, दोनों तरह के इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट जो होता है उसमें आपको ये मिलने वाला है। ये इसे आप ध्यान से देखो, ये एक फोटो सिस्टम का हिस्सा है, लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स है ये। इस लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स में आपको यहाँ पर क्या मिलेगा, मैं आप सिंपल आपको ड्रॉ करके बताता हूँ, या फिर आप ऐसे ही देख लो। मान लीजिए ये हमारा एक लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स है, ठीक है, ये आपको दिखाई दे रहा है ये वाला। इसमें बाबा होता ये है कि नीचे की तरफ आपको लिखा हुआ मिलेगा एंटीना पिगमेंट मॉलिक्यूल्स। आपको मैं बता दूं, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स क्लोरोफिल ए के, बहुत सारे मॉलिक्यूल क्लोरोफिल बी के एंड कैरोटिनॉइड्स टू, कैरोटिनॉइड्स भी वो आपको यहाँ पर मिलते हैं। नीचे की तरफ कैरोटिनॉइड्स होते हैं, ऊपर क्लोरोफिल बी और ए रहते हैं। अलग अलग वेवलेंथ की लाइट को एब्जॉर्ब करने के लिए, अलग अलग वेवलेंथ की लाइट को एब्जॉर्ब करने के लिए अलग अलग तरह के क्लोरोफिल के मॉलिक्यूल होते हैं, मतलब अलग अलग क्लोरोफिल ए और बी होते हैं जो कि अलग अलग वेवलेंथ की लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं। दूसरी बात यह है कि इनका क्लोरोफिल्स का, क्योंकि मैंने कहा था कि ये जो कॉम्प्लेक्स है पूरा फोटो सिस्टम वाला, ये प्रोटीनों के साथ एसोसिएट होकर के बनता है। तो कौन सी प्रोटीन्स के साथ में किस तरह से क्लोरोफिल का मॉलिक्यूल जुड़ा हुआ है, उसी के हिसाब से वो दूसरा, मतलब उसी के हिसाब से वो लाइट की जो वेवलेंथ है उसको एब्जॉर्ब करता है, मतलब डिफरेंट काइंड ऑफ वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करते हैं। देखो क्लोरोफिल ए तो क्लोरोफिल ए है, वो तो सेम होता है स्ट्रक्चरली तो, पर वो अलग अलग वेवलेंथ की लाइट को लेता है। तो भाई वो अलग अलग वेवलेंथ किस तरह से लेता है, क्योंकि उसके जुड़ने का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट हो सकता है, जिसकी वजह से वो अलग वेवलेंथ की लाइट लेता है। तो अब होता यह है कि नीचे वाला जो केस है इसमें लिखा है एंटीना पिगमेंट मॉलिक्यूल। बाबू पता क्या है चक्कर, एंटीना मॉलिक्यूल जो होते हैं वो लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं, डिफरेंट काइंड ऑफ वेवलेंथ को। उससे क्या होता है मैं आपको बता दूं, उससे ये होता है कि जब लाइट आती है तो इनके इलेक्ट्रॉन्स जो है वो एक्साइटेड स्टेट में चले जाते हैं, और कुछ देर एक्साइटेड स्टेट में रहने के बाद आपको पता है कुछ देर एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन कुछ टाइम के लिए रुकते हैं, दैन दे विल रिवर्ट बैक टू द ओरिजिनल और क्लास, नीचे की तरफ वापस आएंगे। तो वो वापस आते हैं, तो वापस आने के टाइम पर वो हीट एनर्जी और जो है लाइट इमिट करते हुए आते हैं, फ्लोरोसेंस फॉस्फोरेसेंस इस तरह से करते हुए वापस आएंगे। तो जो उनकी जो एनर्जी होती है उस एनर्जी को रेजोनेंस ट्रांसफ़र से, ये ऊपर लिखा था रेजोनेंस ट्रांसफ़र, फॉरियर रेजोनेंस ट्रांसफ़र ये होता है,
तो रेजोनेंस ट्रांसफर से बस आपको ध्यान रखना है कि जितने भी क्लोरोफिल मॉलिक्यूल एंटीना में मिलते हैं, जब इनके इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड होते हैं और वापस आते हैं तो उनकी जो एनर्जी होती है उस एनर्जी को ये यहाँ पर उस एनर्जी को रेजोनेंस ट्रांसफ़र करके यहाँ भेज देते हैं किसी एक क्लोरोफिल के मॉलिक्यूल के पास। ये दैट इज़ द रिएक्शन सेंटर। तो एक फोटो सिस्टम, एक लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स जो है यहाँ पर आपका एंटीना के साथ साथ एक रिएक्शन सेंटर भी होता है। रिएक्शन सेंटर कुछ नहीं होता, ये बहुत बच्चों का कन्फ्यूजन है, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है इस पर लोगों को। रिएक्शन सेंटर कोई बड़ी चीज़ नहीं होता। रिएक्शन सेंटर क्लोरोफिल ए ही है, बल्कि उसके 2 मॉलिक्यूल होते हैं। यहाँ तुम्हारी किताबों में तो एक बताया है, पर ये 2 मॉलिक्यूल क्लोरोफिल ए के होते हैं जो कि एक विशेष प्रकार की वेवलेंथ की लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं, तो इसलिए ये रिएक्शन सेंटर है। जैसे फोटो सिस्टम 1 में यहाँ पर जो एब्जॉर्ब करने वाला करता है, ये 700 वेवलेंथ 700 नैनोमीटर को एब्जॉर्ब करता है। अगर आप फोटो सिस्टम 2 में जाओगे तो वहाँ 680 नैनोमीटर को एब्जॉर्ब करता है, ठीक है ना। PS2 में इसे एब्जॉर्ब करता है, PS1 में इस लाइट को एब्जॉर्ब करता है। तो ये क्योंकि ये भी क्लोरोफिल है तो ये अलग से अपनी एक वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करता है, ये कहलाता है रिएक्शन सेंटर। पर जो एंटीना के कॉम्प्लेक्स के जो मॉलिक्यूल हैं वो अपनी एनर्जी को रेजोनेंस ट्रांसफ़र करके भेज देते हैं किसके पास, एंटीना के पास, सॉरी रिएक्शन सेंटर के पास। अब होता ये है कि रिएक्शन सेंटर के पास एनर्जी आ जाती है ज़्यादा, ठीक है ना, तो इसके इलेक्ट्रॉन छोड़कर ही भाग जाते हैं। मतलब इसके वापस तो क्या आते हैं, क्योंकि ज़्यादा ही एनर्जी इसके पास है तो यार ये छोड़ के भाग जाएंगे, और जब छोड़ के भाग जाएंगे तो ये बाहर निकल जाएंगे, रिलीज हो जाएंगे। और रिलीज होने से होगा क्या कि रिएक्शन सेंटर का जो क्लोरोफिल ए है वो ऑक्सीडाइज स्टेट में चला जाएगा। ये कॉन्सेप्ट है, आप इसे दिमाग में रखोगे कि जब रिएक्शन सेंटर के इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे, चाहे वो आपका फोटो सिस्टम 1 का हो, चाहे वो फोटो सिस्टम 2 का हो, किसी का भी हो, तो उसको बेचारे को, वो बेचारा जो है ऑक्सीडाइज स्टेट में आ जाएगा। और उसके इलेक्ट्रॉन चले गए हैं तो कोई उसके लौटा दे, वो इस फिराक में रहता है, क्योंकि ऐसे तो लाइट आती रहेगी लगातार, और उसके इलेक्ट्रॉन्स जो है वो चले जाएंगे। तो भैया उसको भी तो दे दो कोई, उसके कहाँ से पूरे होंगे। तो यही हमें आगे समझना है, आप इसे दिमाग में रखेंगे कि कैसे एक रिएक्शन सेंटर के इलेक्ट्रॉन जो चले गए हैं वापस आएंगे, कैसे वो ऑक्सीडाइज स्टेट से वापस एक रिड्यूस स्टेट में आ जाएगा। तो आगे देखते हैं, समझ आई ना बात। नहीं कुछ आया तो कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। चलिए यहाँ हम देखेंगे पहले सबसे साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन और विद इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। और ये कहाँ चलता है मैं आपको बताऊंगा, कैसे चलता है वो भी एक अलग बात है, पर अभी हम समझेंगे कि हुआ क्या एक्चुअली, तो हुआ कैसे है, कैसे क्या होता है। तो साइक्लिक से पहले आप जो है नॉन साइक्लिक को समझो। ये नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के साथ में। तो इसको हम समझते हैं होता क्या है। देखिए अभी हमने देखा कि दोनों तरह के फोटो सिस्टम में, 1 में भी 2 में भी, दोनों में ही लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स होता है, ये भी आपको पता चल गया है। तो यहाँ अगर हम देखें, यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो यहाँ मुझे लिखा है PS2 फोटो सिस्टम 2, यानी फोटो सिस्टम 2 का लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स 2 होगा। यहाँ देखो हर एक फोटो सिस्टम में अपना उसका लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स है, तो यहाँ उसका LHC2 होगा ये। तो बाबू LHC2 में क्या होता है, वही होता है, लाइट आती है, नीचे के सारे एंटीना के मॉलिक्यूल इलेक्ट्रॉन्स जो एक्साइटेड करते हैं, उनकी एनर्जी होती है, वो एनर्जी रेजोनेंस ट्रांसफर से रिएक्शन सेंटर के पास जाती है। रिएक्शन सेंटर के इलेक्ट्रॉन जो है छोड़ करके भाग जाते हैं। तो इसका जो रिएक्शन सेंटर है PS2 का, वो 680 वेवलेंथ की लाइट को लेता है, इसलिए इसको अपन P680 बोलते हैं, ये भी ध्यान रखना। तो यहाँ से इसके इलेक्ट्रॉन चले गए हैं भैया, निकल चुके हैं, तो चले गए, जाने दो कहाँ गए होंगे वो एक अलग बात है, देख लेंगे, पर इसके इलेक्ट्रॉन चले गए। तो इलेक्ट्रॉन जाने के बाद ये ऑक्सीडाइज हो गया, मैंने अभी बताया था आपको। और ध्यान रखना हम शुरू कहाँ से कर रहे हैं, फोटो सिस्टम 2 से शुरू कर रहे हैं। ये 1 और 2 जो है डिस्कवरी के आधार पर है, मतलब जिसकी डिस्कवरी पहले हुई थी वो 1 की होगी थी, भले वो काम बाद में आता है, और 2 की डिस्कवरी बाद में हुई थी तो भले काम वो शुरू में करता है। तो ये ध्यान रखना, जो शुरू में काम करता है वो 2 है, बाद में करता है 1 है, ये भी ध्यान रखना। तो 2 पे पता क्या होता है, लाइट आती है, लाइट आने से इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड होते हैं, यहाँ तक का मामला क्लियर है। फिर क्या होता है, यही फोटो सिस्टम 2 के साथ ही ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स यानी वाटर स्प्लिटिंग कॉम्प्लेक्स, मैं इसको लिख सकता हूँ वाटर स्प्लिटिंग कॉम्प्लेक्स भी हम इसको कह सकते हैं, ये यहाँ पर होता है। और यहाँ पर सबसे पहले क्या होता है अभी, वाटर का मॉलिक्यूल तोड़ा जाता है, वाटर का मॉलिक्यूल टूटता है। मैं एक्चुअल में आपको बता दूँ इसकी जो पोजीशन है फोटो सिस्टम 2 की, वो जो थैलेकॉइड की जो मेम्ब्रेन है, मान लीजिए ये थैलेकॉइड है, इस थैलेकॉइड की मेम्ब्रेन में अंदर की तरफ होती है, थोड़ा अंदर, मतलब अंदर की साइड होती है मेम्ब्रेन, आपको पता ही है, डबल लेयर ऑफ लिपिड होती है, फोस्फोलिपिड होती है, तो उसमें अंदर की तरफ होती है, लेकिन ल्यूमेन की साइड पे ये वाटर का मॉलिक्यूल टूट रहा होता है, ठीक है।
तो ल्यूमेन की साइड पे इसका ब्रेकडाउन हो रहा है वाटर के मॉलिक्यूल का। और यहाँ भैया जब वाटर टूटता है तो आपको ये एक सवाल पेपर में मिलेगा, मैग्नीज, कैल्शियम एंड क्लोराइड, ये जो होते हैं तीनों, ये भैया यहाँ पर आपका इसकी ज़रूरत है, मतलब इसको चाहिए होते हैं। तो ये सवाल बहुत आता है स्प्लिटिंग कॉम्प्लेक्स में, वाटर स्प्लिटिंग में कौन चाहिए होता है। तो मैग्नीज तो पक्का ही आता है, साथ में क्लोराइड ये तो आएगा ही, तय है, ये तो पक्का सवाल है। उसके बाद क्या होता है कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं और एक वो YZ जो लिखा है इसको कहते हैं टायरोसिन, जो एमिनो एसिड है टायरोसिन Z। तो फिर वो यहाँ से निकल करके आपके इलेक्ट्रॉन टायरोसिन Z के मॉलिक्यूल को जाते हैं। टायरोसिन Z फर्दर उसको इलेक्ट्रॉन्स को भेजता है LHC में, एंटीना के पास, वहाँ पर रिएक्शन सेंटर के पास। क्योंकि यार रिएक्शन सेंटर के इलेक्ट्रॉन बेचारे के चले गए थे, वो ऑक्सीडाइज था, तो वाटर ने अपने इलेक्ट्रॉन तोड़ करके उसको दिए हैं। समझ आई ना, वाटर ने अपने इलेक्ट्रॉन तोड़ के उसको पहुंचाए हैं, और जिससे कि उसका जो रिड्यूस स्टेज दोबारा से आ जाता है। तो ये समझ गए। निकले हुई ऑक्सीजन जो है भैया, ये हाफ O2 का जो मॉलिक्यूल है ये ल्यूमेन में है, गया होगा, और ये हाइड्रोजन जो गए हैं ये भी थैलेकॉइड की ल्यूमेन में गए हैं। ये सवाल है, प्लीज़ इसे याद रखना, ये भी अभी ल्यूमेन में ही गया है, ठीक है, वहीं से बाहर जाएगा। और ये जो इलेक्ट्रॉन निकले थे यहाँ वाटर स्प्लिटिंग से, ये चले गई हैं किसके पास, रिएक्शन सेंटर के पास, और वो हो गया है ऑक्सीडाइज से रिड्यूस्ड। अभी क्या है, जो इसके इलेक्ट्रॉन गए थे यहाँ से, इसके इलेक्ट्रॉन जो गए थे उनके साथ ये हुआ कि क्योंकि वो तो बहुत एक्साइटेड थे, उनके पास तो खूब एनर्जी थी भैया, वो निकल गए हैं। एनर्जी लेकर जब चले गए हैं तो साथ हुआ ये है उनके साथ में कि वो बाहर जो है मेम्ब्रेन में बाहर की तरफ, मेम्ब्रेन में बाहर की तरफ एक प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होता है। मेम्ब्रेन में बाहर की तरफ एक प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होता है जिसे कहते हैं फियोफाइटिन। क्या कहलाता है ये? फियोफाइटिन। अगर आप NCERT पढ़ोगे तो वहाँ आपको ये बताया नहीं गया है कौन क्या है, पर ये ज़रूर लिखा है कि द इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड फ्रॉम द फोटोसिस्टम एक्सेप्टेड बाय द प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर दैट इज प्रेजेंट आउटसाइड द मेम्ब्रेन। उसी मेम्ब्रेन में, थैलेकॉइड की मेम्ब्रेन में बाहर की तरफ होता है। तो यहाँ के बाद जो है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन शुरू होती है। इसके बाद क्या शुरू होता है? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन शुरू होती है, जिसमें कि इलेक्ट्रॉन जो है एक कैरियर से दूसरे कैरियर के पास जाते हैं अपने अपने रिडॉक्स ऑक्सीडेशन रिडॉक्स पोटेंशियल के अकॉर्डिंग। अगले वाले का रिडॉक्स पोटेंशियल पहले वाले से ज़्यादा होता है तो वो उससे इलेक्ट्रॉन छीन लेता है और उसको ऑक्सीडाइज कर देता है। तो यहाँ से लेकर के ये यहाँ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है ये। तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में हम देखा है कि इलेक्ट्रॉन नीचे की साइड जा रहे हैं, ये इस तरह से डाउन हिल जर्नी है ये इलेक्ट्रॉन्स की, डाउन हिल जर्नी नीचे की तरफ हो रही है इलेक्ट्रॉन्स की। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट बात है, क्यों ऐसा हो रहा है, वो अकॉर्डिंग टू रिडॉक्स पोटेंशियल हमने इसको लगाया हुआ है, तभी आपको ऐसा शो कर रहे हैं, सीधी लाइन में शो नहीं कर सकते, ये वाली बात ध्यान रखना। तो भैया सबसे पहले होता क्या है, देखो इलेक्ट्रॉन्स जो है वो आपके यहाँ पर प्लास्टोक्विनोन के पास जाते हैं। किसके पास? प्लास्टोक्विनोन। अब ये कौन भाई साहब हैं? ये एक मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर हैं, और ये ध्यान रखना कि ये मेम्ब्रेन में ही मिलते हैं, थैलेकॉइड की मेम्ब्रेन में होते हैं। मैं आपको आगे चल के बताऊंगा भी। थैलेकॉइड की मेम्ब्रेन में पाए जाते हैं मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर प्लास्टोक्विनोन। इनके पास इलेक्ट्रॉन आते हैं। तो ये ध्यान रखना है अभी आपको थोड़ी देर के लिए, यहाँ पर मैं बता रहा हूँ ऐसे ही, कि जब इनके पास इलेक्ट्रॉन आते हैं तो ये बाहर स्ट्रोमा की साइड से हाइड्रोजन उठाते हैं और PQH2 बनाएंगे। ध्यान रखना, जो हाइड्रोजन दिखा है ना ये बाहर से उठाया है, प्लास्टो हाइड्रोक्विनोन बनाएगा। लाइक मैं बताता हूँ, PQ से PQH2 यानी प्लास्टोक्विनोन से प्लास्टो हाइड्रोक्विनोन या फिर प्लास्टोक्विनोल हम इसे बोलते हैं, ये बनाता है। और जब ये प्लास्टोक्विनोल आगे इलेक्ट्रॉन्स को ट्रांसफ़र करता है साइटोक्रोम B6 और या साइटोक्रोम F के पास में, तब ये हाइड्रोजन जो है अंदर छोड़ देता है ल्यूमेन में। तो ये आपको अभी याद समझ में आ जाना चाहिए बात कि while we transferring an electron from plastoquinone to cytochrome B6 and F, then one hydrogen will move or transport from the stroma to the lumen side of the thylakoid. तो ये आप याद कर लीजिए, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट हो रहा है तो इलेक्ट्रॉनों की जो ऊर्जा है, इलेक्ट्रॉनों की जो एनर्जी है, उसी एनर्जी से ऐसा हुआ है कि इलेक्ट्रॉन्स जो है उस हाइड्रोजन को, मतलब जो प्लास्टोक्विनोन है उसने रिड्यूस हुआ, वो उसने इलेक्ट्रॉन लिए और उसने हाइड्रोजन को बाहर से कैरी किया और उस हाइड्रोजन को उसने अंदर की तरफ छोड़ दिया। अंदर कहाँ? मतलब ल्यूमेन में छोड़ दिया। ये ध्यान रखना, आगे काम आएगा।
फिर ये साइटोक्रोम B6 आपके पास जाते हैं इलेक्ट्रॉन, तो ये फिर इलेक्ट्रॉन्स को जो है हाइड्रोजन यहीं से होके इसके अंदर से होके अंदर आती है, मैं बता दूं आपको यहाँ से आती है अंदर, और फिर ये आगे इलेक्ट्रॉन प्लास्टोसाइनिन को देंगे, और प्लास्टोसाइनिन जो है वो आपका फिर से एक मोबाइल कैरियर है, और ये इसके पास एक और चीज़ कॉपर होता है, ये सवाल इसका खूब आता है, कॉपर होता है इसके पास में, तो ये भी मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर है भाई। ये क्या करता है, ये इलेक्ट्रॉन्स को फोटो सिस्टम 2 से फोटो सिस्टम 1 में भेजता है, फोटो सिस्टम 2 से 1 में। अब मैं बता दूं आपको कि फोटो सिस्टम 2 से 1 में इलेक्ट्रॉन जाएंगे तो कब जाएंगे, फोटो सिस्टम 2 के इलेक्ट्रॉन 1 को क्यों चाहिए, है ना भाई, तो इसलिए चाहिए होते हैं क्योंकि जब लाइट आती है तो फोटो सिस्टम 1 जो होता है, इसका जो LHC है, इसका जो रिएक्शन सेंटर है, वहाँ से वो 700 नैनोमीटर की लाइट को एब्जॉर्ब करता है। ये सवाल भी आपको याद करना है यहाँ से कि 700 नैनोमीटर की लाइट को एब्जॉर्ब करेगा, और यहाँ से इलेक्ट्रॉन इसके भी एक्साइटेड होते हैं वैसे ही जैसे उसके एक्साइटेड हुए थे। तो जब इसके एक्साइटेड होंगे तो इसके इलेक्ट्रॉनों की कमी को पूरा करने के लिए, इसके इलेक्ट्रॉनों की कमी को पूरा करने के लिए प्लास्टोसाइनिन जो है वो अपने इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा। समझ आई ना बात, तो इसके इलेक्ट्रॉनों की कमी पूरी करने के लिए प्लास्टोसाइनिन अपने इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा। तो ये ध्यान रखना, ये सवाल क्रिएट हो सकता है, पूछ सकते हैं। फिर आपका जो इलेक्ट्रॉन है वो जाएंगे, मतलब इसके इलेक्ट्रॉन भी एक्साइटेड हुए हैं आपको पता है, तो इसके इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड होकर यहाँ आएंगे, X और A लिखा है, ये भी एक तरह का क्लोरोफिल का ही मॉलिक्यूल है जो कि लाइट को, जो कि इलेक्ट्रॉन को ले रहा है। उसके बाद फिर से डाउनहिल जर्नी है, A1 A0 यहाँ पर दिखा है, ये प्लास्टो क्विनोन होता है, मतलब ये आपका विटामिन K है, मैं आपको बता दूं तो फिलोक्विनोन जिसे कहते हैं, फाइलोक्विनोन। तो ये सवाल आता है कि विटामिन K कहाँ होता है, तो यहाँ ये विटामिन K है, ठीक है, और एक एक कॉम्प्लेक्स करके आगे बढ़ता है, ठीक है। A1 से आयरन सल्फर क्लस्टर ये है, इसके पास XAB 3 टाइप के केस हैं, FeS XAB, इस आयरन सल्फर क्लस्टर के पास इलेक्ट्रॉन्स आते हैं। इससे जाते हैं फेराडॉक्सिन के पास, तो NCERT ने सीधा ही दिखाया है कि फेराडॉक्सिन के पास इलेक्ट्रॉन चले गए हैं, तो ये मान लीजिए ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गए हैं फेराडॉक्सिन के पास। एंड फेराडॉक्सिन जो है वो आपको पता है कि एक सल्फर आयरन सल्फर कंटेनिंग प्रोटीन है, ये भी ध्यान रखना, जो कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट का काम करती है। ये नॉर्मली इसके अंदर आयरन जो है वो Fe+3 स्टेट में रहता है, पर इलेक्ट्रॉन जब आ जाते हैं तो वो Fe+2 हो जाता है। NCERT में आप पढ़ोगे तो वहाँ लिखा मिलेगा कि Fe+2 रिवर्सिबली ऑक्सीडाइज इनटू Fe+3, ऐसा कुछ लिखा है, तो वहाँ पढ़ोगे तो मिलेगा, क्योंकि वो इंपॉर्टेंट लिखा है काफ़ी। तो ध्यान रखना कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन जो आयरन है वो फेरिक की फॉर्म में होता है, इलेक्ट्रॉन लेकर के फेरस हो जाता है, फिर से आगे इलेक्ट्रॉन देगा तो फिर से फेरिक हो जाएगा, ये वाली बात है। तो फेराडॉक्सिन जो है वो आयरन सल्फर प्रोटीन है, वो इलेक्ट्रॉन देगी FNR को। FNR एक एंजाइम है जो कि फेराडॉक्सिन NADP रिडक्टेज नाम का एंजाइम कहलाता है। तो ये NADP रिडक्टेज एंजाइम क्या करता है, ये NADP को, निकोटिनामाइड एडेनिन डाई न्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट को रिड्यूस करता है, और रिड्यूस करके NADPH बनाता है। क्या बनाता है, NADPH। समझ आई ना बात, तो ये बनता है स्ट्रोमा साइड पे। ये भी एक क्वेश्चन है, आपको आगे समझ में आएगा। पर यहाँ से यहाँ तक आप देख सकते हो हुआ क्या है, हुआ ये है कि इलेक्ट्रॉन जो है फोटो सिस्टम 2 से चले थे, और चलते चलते फोटो सिस्टम 1 से होते हुए फाइनली इलेक्ट्रॉन NADP को मिले हैं, और समझ रहे, और हाइड्रोजन भी कैरी किया है NADP ने एक स्ट्रोमा से। ये भी सवाल है कहाँ से कैरी किया है, स्ट्रोमा से लिया है, वो आप आगे समझाऊंगा मैं आपको अभी। तो यहाँ पर आप देखोगे नॉन साइक्लिक इलेक्ट्रॉन फ्लो हुआ है, इलेक्ट्रॉन जो है वो नॉन साइक्लिक मैनर में वापस नहीं आए हैं, सीधा चले गए हैं, और फाइनली NADPH के पास पहुँच गए हैं। तो इस नॉन साइक्लिक इलेक्ट्रॉन फ्लो में हुआ क्या है, वाटर टूटा है, बिल्कुल सही बात है, ऑक्सीजन निकली है, बिल्कुल सही बात है, ATP बना है, कैसे बना है वो आगे देखोगे, पर ATP बनता है, बिल्कुल सही बात है, और NADPH2 बनता है, बिल्कुल सही बात है। तो ये कुछ क्वेश्चंस जो पूछते हैं कि नॉन साइक्लिक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट जो है, या फिर नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन इसको बोलते हैं, क्योंकि यहाँ ATP बनता है तो इसलिए हम इसको फोटोफॉस्फोरिलेशन बोलते हैं। लाइट की प्रेजेंस में ATP का बनना नहीं फोटोफॉस्फोरिलेशन कहलाता है। तो इसमें हुआ यह है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम तक गए हैं, और फाइनली सीधा मतलब वापस नहीं आए हैं, तो ये नॉन साइक्लिक केस हुआ, ठीक है ना। इसको जेड स्कीम भी कहते हैं, आपको पढ़ाया जाएगा, अगर पूछा जाए तो जेड स्कीम क्या है तो आप यही बताएंगे, जेड स्कीम यही होता है। समझ आई बात। तो अब देखते हैं साइक्लिक इलेक्ट्रॉन फ्लो। तो ये है आपके पास साइक्लिक वाला, ठीक है ना। तो साइक्लिक वाले में देखो यार होता क्या है कि
जो आपकी स्ट्रोमा लैमेलीज होती हैं, आपको पता होगा जो आपके जो ग्रैनम होता है, एक ग्रैनम को दूसरे ग्रैनम से कनेक्ट करके रखती हैं कुछ मेम्ब्रेन, थैलेकॉइड मेम्ब्रेन ही होती हैं वो जो उसको कनेक्ट करके रखती हैं। उनके अंदर जाओगे तो वहाँ फोटोसिस्टम 2 नहीं मिलेगा। तो आप ऐसे समझने की कोशिश करो कि अगर फोटोसिस्टम 2 नहीं है, फोटोसिस्टम 2 काम नहीं कर रहा है, तब फोटोसिस्टम 2 वाला काम तो गया, फोटोसिस्टम 2 वाली चीज़ तो नहीं होंगी, केवल फोटोसिस्टम 1 वाला काम होगा। आप समझ रहे हो? फोटोसिस्टम 2 जो था वहाँ से तो वाटर टूटा था, इलेक्ट्रॉन निकले थे, समझ रहे हो? तो वो फोटोसिस्टम 2 तो है ही नहीं, केवल फोटोसिस्टम 1 है और इसकी लोकेशन है स्ट्रोमा लैमेली, ठीक है ना, या फिर फ्रेट चैनल उनको बोलते हैं, वो हैं। तो वहाँ केवल फोटोसिस्टम 1 होता है। तो जब फोटोसिस्टम 1 होगा तो देखो फोटोसिस्टम 1 के इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड होंगे, चलो भाई कोई बात नहीं। एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन आपको पता है फेरेडॉक्सिन के पास जाएंगे, चलो कोई बात नहीं। पर होता ये है कि ये फेरेडॉक्सिन उन इलेक्ट्रॉन्स को आगे एफएनआर को ना देकर पीक्यू को देता है, प्लास्टोक्विनोन को। और आपको पता है कि प्लास्टोक्विनोन के पास जब इलेक्ट्रॉन आएंगे तो वो स्ट्रोमा से हाइड्रोजन उठाता है। ये बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि जब प्लास्टोक्विनोन को इलेक्ट्रॉन मिलेंगे तो वो हाइड्रोजन उठाएगा। इट इज नॉट एन इलेक्ट्रॉन कैरियर बट ए प्रोटॉन ट्रांसपोर्टर टू। ये एक प्रोटॉन ट्रांसपोर्टर भी है और इलेक्ट्रॉन कैरियर तो है ही है। तो यार ये आपका प्रोटॉन को भी ट्रांसपोर्ट करता है, इलेक्ट्रॉन को भी कैरी करता है। ये लेगा, फिर से हम एटीपी बनाया है, यहाँ पे ध्यान रखना है एटीपी बनेगा, आपको समझा देंगे आगे कैसे बनता है एटीपी। तो फिर एटीपी बनेगा और फिर ये इलेक्ट्रॉन घूमते फिर से पीसी के पास आएंगे, फिर से यही वापस आ जाएंगे इसके पास ही। तो यहाँ क्या होता है, इलेक्ट्रॉन साइक्लिक मैनर में फोटोसिस्टम 1 में ही घूमते रहते हैं। ये वाली बात है, साइक्लिक मैनर में इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन से होते हुए फोटोसिस्टम 1 में ही घूमते रहेंगे, लाइट आती रहेगी, लाइट एनर्जी, और एटीपी बनते रहते हैं। तो इस वाले में केवल एटीपी बनते हैं, साइक्लिक इलेक्ट्रॉन फ्लो में केवल एटीपी का फॉर्मेशन होता है और NADPH2 नहीं बनता है, वाटर नहीं टूटता है, ऑक्सीजन नहीं निकलती है। ये ध्यान रखना होता है। समझ आई बात? तो बाद में हम डिफरेंस भी बता देंगे, पर अभी के लिए आप इतना ध्यान रखो। और ये चलता कहाँ है? स्ट्रोमा लैमेली में, जहाँ केवल फोटोसिस्टम 1 होता है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर आपको यही बात, सेम बात को हम एक मेम्ब्रेन में जो है समझाने की कोशिश करते हैं। ये मेम्ब्रेन है थैलेकॉइड की, और आप एक ही उसी बात को आप ध्यान से देखने की कोशिश करना दोबारा से कि देखो यार ये फोटोसिस्टम 2 लगा हुआ है और फोटोसिस्टम 2 में आप देखो वाटर का मॉलिक्यूल टूट रहा है और ये थैलेकॉइड की ल्यूमेन है, इधर की साइड पे आपको दिख रही है। थैलेकॉइड की ल्यूमेन की साइड पर वाटर टूटता है, ये सवाल समझना। थैलेकॉइड की ल्यूमेन की साइड पर आपका टूटता है वाटर का मॉलिक्यूल। वाटर के मॉलिक्यूल के इलेक्ट्रॉन टूट करके आप देख रहे हो जा रहे हैं कहाँ, फोटोसिस्टम 2 से होते हुए पीक्यू के पास, और ये यहाँ पर क्विनोन साइकिल चल रही है। प्लास्टोक्विनोन जो है उसने इलेक्ट्रॉन पकड़े बाहर से, स्ट्रोमा से हाइड्रोजन को पकड़ा, ये स्ट्रोमा है, यहाँ से हाइड्रोजन को पकड़ लिया और उस हाइड्रोजन को पकड़ के PQH2 प्लास्टोक्विनोल बनाया, और प्लास्टोक्विनोल ने जो है उस हाइड्रोजन को फिर इलेक्ट्रॉन जब साइटोक्रोम को ट्रांसफर किए तो उसको अंदर ल्यूमेन में छोड़ दिया। यानी फाइनल बात यह है कि हमने स्ट्रोमा की हाइड्रोजन को उठा करके अंदर डाल लिया है। स्ट्रोमा की जो हाइड्रोजन थी उसको उठाया और अंदर डाल लिया है। कहाँ पर? यहाँ ल्यूमेन में थैलेकॉइड के। और जब हमने थैलेकॉइड की ल्यूमेन में हाइड्रोजन को डाल लिया है तो पीएच अंदर की कैसी हो जाएगी? पीएच हो जाएगी एसिडिक। कैसी हो जाएगी? एसिडिक पीएच। तो एसिडिक पीएच हो जाने के कारण यहाँ अब आप समझोगे इस मेम्ब्रेन पर, जो थैलेकॉइड की मेम्ब्रेन है, इस पर एक प्रोटॉन ग्रेडियंट पैदा होगा, क्योंकि अंदर देखो हाइड्रोजन, आप समझने की कोशिश करना कि वाटर भी अंदर ही टूट रहा है, वाटर भी अंदर ही टूट रहा है और हाइड्रोजन भी अंदर ही निकल आ रहा है बाहर से। तो स्ट्रोमल साइड में हाइड्रोजन की कमी हो जाती है और ल्यूमेन साइड में हाइड्रोजन की मात्रा ज़्यादा हो जाती है। स्ट्रोमा में कम, ल्यूमेन में ज़्यादा। तो मेम्ब्रेन ऑफ द थैलेकॉइड पर एक प्रोटॉन ग्रेडियंट पैदा हो जाएगा, और जब ग्रेडियंट प्रोटॉन का पैदा हो जाता है तो उसकी वजह से ये होगा कि आपको पता है कि जब कहीं ग्रेडियंट पैदा हो जाएगा तो वो कहीं ना कहीं एनर्जी की फॉर्म में कन्वर्ट होगा। तो अभी हम देखेंगे कैसे ये ग्रेडियंट से एनर्जी बनती है। तो अब देखो फिर इलेक्ट्रॉन जो है वो आपके ट्रांसपोर्ट होते हुए प्लास्टोसाइनिन के पास गए। सवाल ये है कि प्लास्टोसाइनिन जो है वो मेम्ब्रेन में ल्यूमेन की साइड है। कोई क्वेश्चन आएगा कि प्लास्टोसाइनिन कहाँ होता है? ल्यूमेन साइड पे होता है। प्लीज इसे याद रखना, लोकेशन ऑफ प्लास्टोसाइनिन इज ल्यूमेन, टुवर्ड्स द ल्यूमेन। अब प्लास्टोसाइनिन से फिर इलेक्ट्रॉन जाएंगे फोटोसिस्टम 1 में। आप देख सकते हो FNR स्ट्रोमा की साइड पर है
आप देख सकते हो FDB फेरेडॉक्सिन भी स्ट्रोमा की साइड पर है और ये NADPH2 भी स्ट्रोमा में बना है। एक तो देखो स्ट्रोमा में NADPH2 बन रहा है और ये हाइड्रोजन को यूज कर रहा है, तो आप समझो हाइड्रोजन अंदर भी आ रहा है, हाइड्रोजन अंदर वाटर से बन भी रहा है और बाहर स्ट्रोमा का जो हाइड्रोजन था उसे NADP ने ले लिया है। तो यहाँ बेटा हाइड्रोजन की तो बहुत कमी हो जाएगी स्ट्रोमा में, है ना, और अंदर ज़्यादा हो जाएगा। और फिर आप देखो अंदर जो ज़्यादा हाइड्रोजन हुआ था वो लास्ट में एंजाइम लगा हुआ है जो कि आपका ATP सिंथेज है, जिसकी 2 यूनिट हैं, एक CF नोट और एक है CF1 जो बाहर वाली होती है एक्सपोज वाली। तो जब अंदर वाले जो ट्रांसमेम्ब्रेन चैनल है, जो ये ATP सिंथेज का ट्रांसमेम्ब्रेन चैनल है ये वाला, इससे जब इलेक्ट्रॉन निकल कर जाते हैं, इससे जब प्रोटॉन निकल कर जाते हैं, क्योंकि मेम्ब्रेन पर PMF जनरेट हो गया है, प्रोटॉन मोटिव फोर्स, इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट बन गया है, तो जब प्रोटॉन इधर से निकल कर जाएंगे तो बाहर वाली यूनिट जो है वो रोटेशन करती है, आपको बता देते हैं कि रोटेट करती है। इसके अंदर ADP और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट के जुड़ने की जगह होती है। तो जब इसमें से जाएंगे प्रोटॉन निकल करके तो ये जो ग्रेडियंट है उसकी जो ऊर्जा है उससे बाहर वाली यूनिट जो है ADP-PI को जोड़ करके ATP का निर्माण करती है, ADP-PI जोड़ करके ATP की सिंथेसिस कर देती है। तो यहाँ बाहर ATP बनते हैं स्ट्रोमा साइड में, आप ये समझ गए बात। तो ये आपका केमी-ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस है, पीटर मिचेल ने दिया था और इसको आपको समझना था, ये समझ गए होंगे कि ATP कैसे बनते हैं। ग्रेडियंट अंदर बनता है, प्रोटॉन बाहर जाते हैं स्ट्रोमा में और ATP बन जाते हैं। इसी का एक और डायग्रामेटिक व्यू है जो NCERT ने दिया है, उसको आप देखने की कोशिश करना, ये NCERT ने बताया है, सिंपल है ये भी। इसमें वही हुआ है कि यहाँ पर देखो वाटर अंदर टूट रहा है, अंदर ल्यूमेन की साइड पर हाइड्रोजन अंदर निकल रही है, बाहर ये फोटो सिस्टम 2 लगा हुआ है, इसमें से इलेक्ट्रॉन जाते हैं, हाइड्रोजन बाहर स्ट्रोमा से अंदर आता है प्लास्टोक्विनोन के थ्रू और साइटोक्रोम B6F के थ्रू निकल करके हाइड्रोजन अंदर आई। अंदर हाइड्रोजन बहुत ज़्यादा हो जाता है जिसकी वजह से यहाँ पर जो हाई H हो जाता है और pH एसिडिक हो जाती है और इस मेम्ब्रेन पर एक इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट बन जाता है। फिर आप देखोगे प्लास्टोसाइनिन मेम्ब्रेन की तरफ अंदर की तरफ है, ल्यूमेन की साइड पे, ये इलेक्ट्रॉन्स को भेज देता है PS1 के पास और PS1 में फिर वही होता है, बाहर NADPH बन जाता है स्ट्रोमा की साइड पे FNR के द्वारा, ठीक है ना। और यहाँ पर अंदर आपको पता है मतलब अंदर H+ बढ़ गया है, फिर वही 2 एंजाइम लगा हुआ है, ये CF नोट CF1 वाली यूनिट, CF नोट ट्रांसमेम्ब्रेन चैनल है जहाँ से प्रोटॉन निकल करके आते हैं, बाहर वाली यूनिट ATP बनाती है। तो इस तरह से लाइट की जो एनर्जी थी, क्योंकि यार देखो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसपोर्ट तो लाइट की वजह से हुआ है ना, वो इलेक्ट्रॉन के ट्रांसपोर्ट से प्रोटॉन अंदर आए हैं, तो इसीलिए बार बार वहाँ देखना, आप देखना साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन में ATP बना है प्लास्टोक्विनोन के पास में ही बना के दिखाया है, क्योंकि बाबू प्लास्टोक्विनोन हाइड्रोजन अंदर फेंक रहा है ना, तो इनडायरेक्टली आप समझो वाइल वी आर ट्रांसपोर्टिंग 2 इलेक्ट्रॉन्स देन वी आर क्रिएटिंग द ATP, क्योंकि प्रोटॉन जब इधर निकल के इधर आते हैं तो ATP बनता है ना। तो सीधी बात हुई, तो प्रोटॉन अगर उधर से इधर आता है तो अंदर प्रोटॉन बढ़ा तो मतलब ATP बना। तो इनडायरेक्ट में आप समझो ये बात कि जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट होता है तो ATP बनेगा ही। तो ध्यान रखना, चाहे साइक्लिक इलेक्ट्रॉन फ्लो हो चाहे आपका नॉन साइक्लिक इलेक्ट्रॉन फ्लो हो, दोनों में ही ATP बनता है और NADPH2 केवल बनता है नॉन साइक्लिक इलेक्ट्रॉन फ्लो में। समझ आई बात? तो एक बार इसको डिफरेंस को देख लो, फिर इसके बाद हम ओवर करते हैं। तो लिखा है कि नॉन साइक्लिक में देखो यार PS1 और बोथ दोनों एक्टिव है, यहाँ केवल PS1 एक्टिव है। यहाँ वाटर टूटता है, यहाँ वाटर नहीं टूटता है, यहाँ वाटर लगता है, यहाँ वाटर नहीं लगता है। O2 निकलती है, O2 नहीं निकलती है। इलेक्ट्रॉन सोर्स जो है वाटर है, ये PA700 जो है वो इलेक्ट्रॉन सोर्स है। ये एक कंपाउंड होता है, खेतों में डाला जाता है, दवाई होती है ये एक, तो इसको याद रख लेना। DCMU इफेक्ट करता है और नॉन साइक्लिक को इसको इफेक्ट नहीं करता है। ये क्वेश्चन कभी कभी आता है, अब नोट कर लेना। लिखा है इट फाउंड इन ग्रीन प्लांट्स, इंडिया में मिलता है, बैक्टीरिया, ग्रीन एल्गी सब जगह मिलेगा। और NADPH2 बनता है, ATP बनता है, पर यहाँ केवल ATP बनता है। तो ये सवाल हैं कुछ जो पूछे जा सकते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना और याद कर लेना यहाँ से, ठीक है ना बात। तो ये थी हमारी एक वीडियो जो कि लाइट रिएक्शन पर बेस्ड थी, इसमें कि आपको नॉन साइक्लिक इलेक्ट्रॉन फ्लो पढ़ाया गया है, फोटोफॉस्फोरेशन पढ़ाया गया है। आपको होप्स हो आपको समझ आ गया हो, नहीं आया तो 1-2 बार वीडियो देखना। कोई क्वेश्चन पूछना हो तो कमेंट करके आप पूछ सकते हो और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना यार, क्योंकि यार बहुत सपोर्ट की ज़रूरत है और आपकी सपोर्ट जो है वो मुझे आगे बढ़ाने में मदद करेगी और आपको भी आगे बढ़ाने में मदद करेगी, क्योंकि मैं आपको पढ़ाऊंगा तो आपका फ़ायदा होगा। साथ ही साथ आपको जो NCERT की वीडियो बना के दे रहा हूँ उसको ज़रूर देखिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको ऐसी कॉन्सेप्चुअल वीडियो लगातार मिलती रहेंगी मेरे चैनल पर। और थैंक यू सो मच पूरी देखने के लिए, जिन्होंने नहीं देखी उनका भी धन्यवाद। कोई बात नहीं, ठीक है ना। टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।